हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबके पास आवाज पहुंच रही है ना? देखो, लास्ट क्लास में हम लोग का क्या हुआ था? मॉडल पेपर चल रहा था, है ना? तो आज ही लास्ट मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। उसके बाद काल से नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास टर्म 2 के लिए हम लोग शुरू कर देंगे। टर्म 2 का फर्स्ट जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन है, समाकलन। पार्ट 2 जो किताब है मैथ के, उसी में है। आगे टर्म 2 के लिए पार्ट 2 जो है मैथ किताब में, वही वाला पूरा पोर्शन है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग टर्म 2 शुरू करेंगे। आज मैक्सिमम जितना भी थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन को पांचों सेट से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जो जो मेरे हिसाब से लगता है कि तुम लोग से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टफ है, नहीं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। और आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि टर्म 2 के लिए टाइम भी हम लोग के पास कम होता है। तो इसीलिए टर्म 2 में सिलेबस भी बहुत है, इंटीग्रेशन है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलपीपी है। ये 4-5 चैप्टर है। इंटीग्रेशन ही बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए टर्म 2 नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। क्योंकि 5 जो मॉडल सेट है एकदम आसान क्वेश्चन है। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पार्ट मॉडल सेट 3, 4 एंड 5 का कैलकुलस पोर्शन मैक्सिमम कवर कर चुके हैं हम लोग। और जो इधर वाला है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब चैप्टर से, तो वो सब चैप्टर से एकदम थियोरेटिकल छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे मैट्रिक्स का, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। कोई भी एक डिटरमिनेंट है, उसको तोड़ने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद कितना वैल्यू होगा उसका, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो वो सब क्वेश्चन आसान है। तो कम से कम इतना तुम लोग के ऊपर भरोसा है जो हो जाएगा तुम लोग में से, है ना? तो देखो, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज। हम्म, देखो, मॉडल सेट 5 से उठाए, ठीक है? मॉडल सेट 5 से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन होगा। मॉडल सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 इज, क्या होगा? किसी से हाल हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट करो इसको और आंसर बताओ क्या हो सकता है। एंड ऑप्शन डी 5/2 माइनस cos इनवर्स x, ये 4 ऑप्शन है। हम लोग के पास क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x² - 1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, x की जगह कुछ मान लेना पड़ेगा। कुछ मान लेंगे तो क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से जो फॉर्मूला था, हाफ एंगल, मल्टीपल एंगल के जो फॉर्मूला वो सब थे, उस फॉर्मूला से होगा। वो वाला फॉर्मूला याद है ना, cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। x इक्वल्स टू मान लेंगे cos थीटा, x इक्वल्स टू cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? किसी को याद है? कोई बता सकते हो? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला था ना हम लोगों का। एक है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला,
दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एंड नेक्स्ट तीसरा और एक फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला है। इस 3 फॉर्मूला में जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्या लिखना है, लेट मान लेते हैं क्या x इक्वल्स टू cos थीटा, ओके। देन cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ओके। दिस इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा ये cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos cos कैंसिल हो गया इनवर्स के साथ, तो कितना हो रहा है 2 थीटा। थीटा का मान कितना होगा यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर। देखो जो ऑप्शन सी है ये आंसर है हम लोग, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये बन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। रिलेशन फंक्शन से जो क्वेश्चन है एकदम आसान है। रिलेशन फंक्शन से एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एकदम एक रिलेशन है 1 to 2 1, ठीक है। ये जस्ट एक रिलेशन है। ये रिलेशन ऑप्शन में है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो इसमें देख के ही पता चल रहा है सिमेट्रिक होने के, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था हम लोग का कि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था कोई एक एलिमेंट ए है, देन रिलेशन में a, ए बिलोंग्स करना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या है, a, बी एक एलिमेंट है जो R में है, दैट इज रिलेशन में, इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, b, ए को बिलोंग्स करना चाहिए था R में, R में भी होना चाहिए, a, b है तो b, a को भी होना चाहिए R में, तब हम लोग बोलेंगे कि R इज ए सिमेट्रिक, ओके। एंड ट्रांजिटिव क्या था, तो 3 एलिमेंट लेंगे A, B और C, तीनों एलिमेंट के लिए A के साथ B का रिलेशन है और B के साथ C का, ये दोनों R में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव होने के लिए A और C के बीच में रिलेशन होगा, वो रिलेशन R में होना चाहिए, दैट इज A, B belongs to R and B, C belongs to R, then implies if A, C belongs to R, then R is transitive। ये तीनों रिलेशन का डेफिनेशन था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसमें से कौन सा रिलेशन कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला रिलेशन, देखो सेकंड वाला, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और बी ए है तो सिमेट्रिक है, ओके। तो देखो 1 2 एलिमेंट है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, 2 1 है ना रिलेशन में, तो 2 1 जब है रिलेशन में तो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ये सममित, सममित रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 वो सब होना चाहिए, मतलब खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अनट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं है, 3 एलिमेंट ही नहीं है इसमें, क्लियर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये सब आसान क्वेश्चन है। सेकंड वाला भी आसान है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। नंबर 3 में भी ऐसा ही एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या हो रहा है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है
कि ट्रांजिटिव है, कि रिलेशन नहीं है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ये भी हो जाएगा तुम लोग से, आसान है। और नंबर 4 देखो, नंबर 4 में है मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है कि ऑन टू है, नहीं तो कोई नहीं है, क्या हो सकता है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू सेट 5 का क्वेश्चन है सब कोई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। ये जो मॉड एक्स है एफ एक्स इक्वल्स टू, ए 1 1 है कि नहीं है वो चेक करना है, और ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो 1 1 होने के लिए डेफिनेशन क्या था फंक्शन में, फंक्शन जो था हम लोगों का ये क्या है, 1 1 ऑन टू है, और ये दोनों एक साथ होगा तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते थे हम लोग, बाइजेक्टिव नहीं तो 1 1 ऑन टू, और इस नाम से जानते थे 1 1 ऑन टू, इस नाम से। ये जो बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू है फंक्शन, ये दोनों होना चाहिए। इसमें और भी है, मेनी वन है, ठीक है, उस टाइप का है तो उससे नहीं जाएंगे। 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू का डेफिनेशन क्या था, तो 1 1 है तो मेरे पास एक फंक्शन दो एलिमेंट है, x1 और x2। if f of x1 equals to f of x2, then imply x1 equals to x2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब f is 1 1, f is 1 1। ओके, और ऑन टू होने के लिए कोई एक एलिमेंट होगा कोडोमेन से, वो उसके आधार पर दैट इज y बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट if f psi that a to b, then b belong y belongs to b, y equals to fx। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था। देन ऑन टू का डेफिनेशन, ए ऑन टू है कि 1 1 है वो चेक करना है। इसमें जो है डोमेन और कोडोमेन जो मैटर करता है बहुत बढ़िया, आर डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, वो ऑलवेज मैटर होता है। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर सेट है, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर सेट है। तो जस्ट चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो, 1 और -1, 1 और -1। तो 1 और -1 लेंगे तो f ऑफ 1 कितना होगा 1, और f ऑफ -1 भी 1 रिजल्ट देगा, क्योंकि मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, इसीलिए f ऑफ -1 का भी रिजल्ट f of 1 equals to mod 1, this equals to 1, and f of -1 this equals to mod -1, this equals to 1, क्योंकि mod वैल्यू पॉजिटिव है। So this imply f of 1 equals to f of -1, but 1 not equal to -1, 1 -1 के साथ इक्वल नहीं है ना। तो जब ये रिजल्ट हो रहा है तो दैट इज जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं होगा। क्लियर, जब 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू है कि नहीं है चेक करेंगे। तो ऑन टू देखो दोनों कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर सेट है, तो कोई भी कोडोमेन से एलिमेंट लेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा कोडोमेन डोमेन सेट में होगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर सेट है। तो कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो और वो डोमेन सेट में होगा, दैट इज ये वाला रिलेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स
ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, ओ ऑन टू, ओके, ऑन टू हो जाए। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, ओनली ऑन टू हो रहा है, नॉट वन वन। ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा आंसर। वन वन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला देखो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए ये रिजल्ट शो कर रहा है, तो ये दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वैल्यू ऑफ 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 is नंबर ए 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2√2/3 बी cos इनवर्स 2√2/3 सी 9/4 cos इनवर्स 1/3 डी 9/4 cos इनवर्स 2√2/3। किसी से होगा ये वाला क्वेश्चन, ना पाओगे कोई भी? बताओ क्या आंसर होगा इसका, कोई भी? काजल, मुस्कान, शिवांगी, पैटेल, सौरभ कुमार, प्लस सर सॉल्व कर दीजिए, हाँ बताओ। सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। नहीं होगा? नहीं, आंसर मालूम पर इसका सॉल्व नहीं पा रहा है। ओके नेक्स्ट, +2 हाई स्कूल तरहसी, कोई बना पाओगे इसको? देखो इसमें कुछ मान नहीं लिखना है हम लोगों को, एक फॉर्मूला था याद है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इक्वल्स टू क्या था, π/2, है ना? इस टाइप का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, 3 फॉर्मूला था ना। उसी 3 फॉर्मूला के ये वाला फॉर्मूला से बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग, है? ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूला से। देखो इसमें से तब क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा ना, मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो दोनों से ये वाला सिचुएशन कब होगा, दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों से कुछ कॉमन जा रहा है, दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है। यस सर, हो रहा है। हाँ कितना, 9/4। गुड। तो 9/4 जब हो रहा है तो 9/4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये देखो इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है, ये इसमें 1/3 है कि 100/2000 है, उससे मतलब नहीं है, एक्स है, एक्स इज ए वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये जो एक्स है ये इज ए वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो इससे 1/3 है कि 5/9 कि 1000/1000/3000 है, उससे मतलब नहीं, मतलब है हमको फॉर्मूला। हाँ तो ये क्या हो गया, cos इनवर्स x इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं
इसके जगह क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं ना, तो वही लिखेंगे। तो 9/4 cos इनवर्स 1/3। तो देखो कौन सा आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन कोई है ये वाला आंसर में? यस है, सी है। ये है, तो हो गया ना आंसर, ये ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड क्लियर। नेक्स्ट, इसको जल्दी से बनाओ। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन होता है ना, एफ कॉम्पोजिशन जी, जी कॉम्पोजिशन एफ, बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में यही वाला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, देन फाइंड जी कॉम्पोजिशन एफ, फाइंड जी कॉम्पोजिशन, इसका मान हल करना है, हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट जी ऑफ एफ एक्स होगा, क्योंकि जी कॉम्पोजिशन एफ है, तो फर्स्ट एफ का काम है, उसके बाद जी का काम होगा। मॉड cos x आ रहा है सर आंसर। हाँ गुड आंसर, वही होगा आंसर, गुड। जस्ट जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है हम लोगों का, कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख दिए। अभी देखो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड एक्स, तो एक्स की जगह कितना लिखना है आगे, जी एक्स में कॉस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा वो जी एक्स में एक्स की जगह रखेंगे, तब इसका मान होगा ना, तो दैट इज मॉड कॉस एक्स, ये आंसर है, आंसर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए वाला है 5, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक्स है दो, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, x माइनस वाई 3 6 2x प्लस वाई, दिस इक्वल्स टू -1 3 6 4, find x and y, find x and y, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो सर क्या करना है, दोनों की इक्वल कर देंगे, दो इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, है दो लीनियर इक्वेशन, जो क्लास 9th में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले से भी, ये एक्स और वाई देकर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ओके। अभी क्या करना है, दोनों को देखो, x और y का मान हल करना है दोनों समीकरण से, तो कैसे करेंगे, दोनों को एक बार ऐड कर दो, क्योंकि देखो इसमें y का साइन है माइनस और इसमें y का साइन प्लस है, दोनों के सामने गुना कुछ नहीं है, 1 गुना है, गुना मान लो इसमें 2 गुना होता है, इसमें 1 गुना, इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसके साथ 2 गुना करके फिर से हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, दोनों में कुछ गुना नहीं है, दोनों का x आ रहा है सर, x इक्वल्स टू, x बराबर 1 और y बराबर 2 आ रहा है। हाँ 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 गुड, ऑप्शन सी होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे,
तो दोनों को इसको नंबर 1 देंगे और ये वाला नंबर 2, तो 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, y देखो कैंसिल हो जा रहा है, तो x + 2x मतलब 3x हो गया, 4 - 1 होगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसमें साइन माइनस है तो 4 - 1 दैट इज 3, तो x = 3/3 कितना हो जाएगा 1। x का मान 1 हो गया तो किसी भी एक समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान हल हो जाएगा, तो किसी भी समीकरण में रख दो x का मान, तो y का मान देखो 2 होगा, तो x - y = -1 है, इसी में x का मान रखेंगे 1, y को उस साइड ले जा रहे हैं और इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो गया, तो y = 2, तो x और y का मान कितना मिला 1 और 2, क्लियर, 1 और 2। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन नंबर 12 है, आसान है, दो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, उसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है दो मैट्रिक्स का, तो दो मैट्रिक्स का गुना पता है तुम लोगों को, तो इसीलिए वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर डिफाइन करना है, वो ऑर्डर कितना है, तो किसी भी मैट्रिक्स के कैसे डिफाइन करते हैं, रो बाय कॉलम कि कॉलम बाय रो, किस हिसाब से डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स को, लिखते कैसे हैं मैट्रिक्स को, रो बाय कॉलम कि कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो। कॉलम बाय रो, यस। सही से बताओ। रो बाय कॉलम सर। हाँ गुड, वेरी गुड, रो बाय कॉलम, इसमें 1 2 3 रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 कॉलम है 3 रो है, तो लिखते कैसे हैं 3/2 ऑर्डर ना, 3/2 हिसाब से लिखते हैं ना, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। यस इसीलिए इस मैट्रिक्स जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में 3 कॉलम 3 रो है और 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/3 कि 3/4, 3 रो है 4 कॉलम है, 3/4 सर। 3/4, गुड, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 14 भी बन जाएगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स को 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज लेंगे, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए फिर से और एक बार ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स ही रिटर्न होगा ना, तो यही वाला ऑप्शन है, वो क्वेश्चन नंबर 14 आसान है, सी ऑप्शन होगा, 2 बार ट्रांसपोज लेंगे किसी भी मैट्रिक्स को तो वो मैट्रिक्स खुद रिटर्न होता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, if the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then number 1, A is diagonal, A is a diagonal matrix, number B, A is a zero matrix, number C, A is a square matrix, and number D, none of these.
कौन सा ऑप्शन होगा? एंड क्यू हो रहा है, कोई बता सकते हो? जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्यू। जीरो मैट्रिक्स होगा सर। हाँ बताओ। जीरो मैट्रिक्स। हाँ तो क्यू हो रहा है, क्यों, आप कारण ही क्या है? बताइए। हाँ बताओ, कारण क्या है, मतलब किस लिए हो रहा है? क्योंकि सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों है ना। तो मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो उसके लिए तो हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं वो सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मतलब क्या हो जाता है, उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, ये सिमेट्रिक होने के लिए। और नेक्स्ट दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस ए, ए इक्वल्स टू माइनस ए। नाउ इस ए को इस साइड ले आएंगे तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a। 2a इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, एंड a इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। हो गया। जस्ट सी, इसको प्रूव करना है, इस टाइप का हो रहा है, क्वेश्चन को बनाना है ना, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, इसी हिसाब से बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो रहा है और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होता है, डेफिनेशन दोनों का। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम लोग इक्वल कर सकते हैं तुलना करके, तो दोनों की इक्वल कर देंगे तो इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स हो रहा है हम लोग का। भी मैट्रिक्स इक्वेशन हल करते हैं तो केवल जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, नॉट ए नंबर जीरो। नेक्स्ट, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a mod adjoint a। हाँ गुड, वही वाला क्वेश्चन नंबर 20 है। ए इनवर्स का क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हारा एक डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, उसको एक्सपांड करना है, हल करना है, हो जाएगा, आसान है डिटरमिनेंट। नेक्स्ट देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 17 जो है 2 3 4 5, ठीक है, दिस इक्वल्स टू x1 2x3, x का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक, गुड। कैसे हो रहा है? इक्वल टू 2 आएगा सर। हाँ, जस्ट दोनों इक्वल डिटरमिनेंट है तो कंपेयर कर, तुलना करेंगे तो x इक्वल्स टू, देखो इधर x है इधर 2 है, हो गया। और इसको भी तुलना करेंगे, अभी मान लो सपोज इसमें 3 होता, तुम्हारा ऑप्शन जो मैट्रिक्स दोनों डिटरमिनेंट है 3 है, ठीक है, तो तब क्या होगा, इसमें x का मान हल कर पाएंगे? ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि 3 ऑप्शन में कुछ मान है x का, 4 नंबर है नॉन ऑफ दिस, तो क्या लिखेंगे उस सिचुएशन में, कौन सा ऑप्शन हम लोग के लिए करेक्ट है? ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसमें 2 ठो आ जाएगा सर। हाँ, x का मान 2 ठो आ जाएगा। x इक्वल टू 2/3 और x का मान 2। हाँ, बट उस सिचुएशन में हम लोग 2/3 नहीं 3/2 होगा, ठीक है, 3/2 होगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है
तो 2 इधर भाग देंगे ना, तो 3/2 और एक 2 हो रहा है, बट दोनों इक्वल डिटर्मिनेंट है, तो इसके लिए उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी मान हम लोग हल नहीं कर पाएंगे एक्स का, एक्स का एक ही मान मिलेगा यहाँ से, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इधर वाला जो पोर्शन है मैक्सिमम हो जाएगा तुम लोगों का। ये वाला बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 30, इफ x इक्वल्स टू रूट अंडर a के घात में साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू रूट अंडर a के पावर में कॉस इनवर्स t, देन dy dx कितना होगा बताओ, कैसे हल करेंगे। ऑप्शन ए है y/x, बी है x/y, सी है -y/x, डी है -x/y। ये 4 ऑप्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -y/, इसको हल करना है, कैसे करेंगे। देखो दोनों जो इक्वेशन है फंक्शन है, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए, रूट हट जाएगा ना, साइन इनवर्स टी। ओके, नाउ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड क्या होगा, कॉस इनवर्स टी। क्लियर। दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना करते हैं तो पावर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, जब सेम किसी चीज के पावर में है। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए के पावर में साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर में कॉस इनवर्स टी। तो देखो ए के पावर में दोनों है इसीलिए, और गुना में है इसीलिए पावर जो है ये ऐड हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, ए के पावर में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो फॉर्मूला है उसमें से हम लोग क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी इक्वल्स टू पाई/2 होता है। तो ए के पावर में पाई/2 हो जाएगा, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो ऑप्शन सी मिलेगा हम लोग। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए के पावर में पाई/2, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव करने पर क्या होगा, 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस गुना के नियम पर डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2y, y को डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहा है इसीलिए dy/dx, और इधर वाला क्या है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। हो गया। अभी dy/dx का मान हल करना है। तो किसी एक को उस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2x वाई स्क्वायर, तो dy/dx इक्वल्स टू -2x वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर वाई, 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसमें से ये y एक कैंसिल हो रहा है, इसमें से एक x कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच रहा है
माइनस वाई बाई एक्स। एक्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखो, जितना भी क्वेश्चन कैलकुलस पोर्शन से है वो लगभग हो चुका है। क्वेश्चन 3 और वो मॉडल 3 और 4 में सेम टाइप का क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन बोल रहे हैं जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है, मॉडल पेपर 4 में है। ठीक, मॉडल पेपर 4 का क्वेश्चन। आगे मॉडल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 13, मॉडल सेट 4 क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ all possible matrices of order is option A 27, option B 18, C 81, D 512। डी होगा सर, हाँ बताओ, डी होगा, डी। डी कैसे? ठीक होगा सर। कारण क्या है? सर हम सर तीन 2 बार का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 होगा। बताओ, 9 का 2 होगा, का 9 का 9 के 9 से 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 512। 9 टू दी पावर सर 2 को 9 2 को 9 बार इंटू करेंगे तो आएगा। देखो क्या है इसमें, दो सर रो एलिमेंट, कॉलम दो एलिमेंट है ना। एक एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स के कितना एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में? टोटल एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट है ना। हाँ, टोटल 9 एलिमेंट होता है 3/3 ऑर्डर एक मैट्रिक्स में। उसमें से जो एलिमेंट हम लोग एंट्री करेंगे कौन कौन? 0 और 1। तो कितना एलिमेंट एंट्री कर रहे हैं? 2 एलिमेंट, एक 0 और एक 1। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 टू दी पावर 9। ठीक है, 2 टू दी पावर 9, क्योंकि 2 एलिमेंट एंट्री कर रहे हैं और एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 9 होता है, इसीलिए 2 के पावर में 9 हो गया। 2 के पावर में 9, आंसर इक्वल दिस इक्वल्स टू 512। ओके, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी में कोई भी नंबर दूसरा कुछ लिखा होता है जो -1, एंटी -1 और 1, तब भी आंसर कितना होगा? इतना ही होगा। क्लियर? क्योंकि हम लोग एलिमेंट कितना उस मैट्रिक्स में एंट्री करेंगे वो देखना है, कितना एलिमेंट डालना है उस मैट्रिक्स में। तो 2 एलिमेंट है, इसी में एक एलिमेंट हो जाएगा तो दूसरा आंसर होगा। और इसी में 3 एलिमेंट लिखा है तो और भी दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। एंट्री कितना एलिमेंट कर रहा है इस आधार पर 2 हो रहा है, 2 एलिमेंट हो रहा है इसीलिए 2। और एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर में कितना नंबर एलिमेंट होता है? 9। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 9, इसलिए 2 के पावर में 9। अभी इसमें 2/2 ऑर्डर देते तो क्या होता था बताओ? इसमें 2/2 ऑर्डर होता तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन छोड़ो, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन अपने से बताओ आंसर कितना होगा। मान लेते हैं कि 2/2 ऑर्डर है मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, हम लोग को एंट्री करना है 0 और 1 को
भरना है 0 और 1 देकर मैट्रिक्स को। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना आएगा बताओ? 16 होगा सर। 2 के पावर में 4। गुड आंसर 16। हाँ, तब क्या हो जाएगा देखो 2 के पावर 2/2 ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 4 और एंटी कितना एलिमेंट करे 2। तो 2 के पावर 4 तो 16 गुड 16 आएगा। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If A and B are symmetric of same order, then AB minus BA is number 1 skew symmetric, क्या होगा ऑप्शन डी सिमेट्रिक, सी जीरो मैट्रिक्स एंड डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए किस टाइप का मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि जीरो है कि आइडेंटिटी है? बताओ। देखो कोई बता सकते हो? फर्स्ट होगा सर। स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्यों हो रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक क्यों हो रहा है? तो हम लोग के पास ओ वाला पता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हाँ, तो अभी इसको चेक करना है कि इसका होल ट्रांसपोज लेंगे पूरा का, वो बराबर वही मैट्रिक्स हो रहा है कि माइनस देकर वो मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ये चेक करना है। तो माइनस देकर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और प्लस देकर वही मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स हो रहा है तो सिमेट्रिक होता है। दैट इज ए माइनस बी और बी माइनस ए का होल ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? इस आधार पर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी ए बी का ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ गुड, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इधर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। हाँ, अभी दोनों का मान रख दो चारों का। इसमें क्या लिखा है? ए और बी सिमेट्रिक लिखा है तो सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ये दोनों मान रखेंगे पूरा, इसमें मान रखो। मान रखेंगे तो बी ए माइनस ए बी हो रहा है देखो। हाँ, तो हमको ले आना है क्या? ए बी माइनस बी ए के आकार में, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितना हो रहा है? ए बी माइनस प्लस बी बी ए, तो कितना ए बी आंसर? प्लस होगा ना सर? कैसे? प्लस ना होगा। माइनस माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ना होगा। ए बी प्लस होगा। हाँ, तो ए बी वही किया है ना, माइनस कॉमन लिए ए बी माइनस बी ए। हाँ हाँ ठीक है ठीक।
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज दिस इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए, मतलब क्या हो गया मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जो डेफिनेशन था तो मैट्रिक्स क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ये बाकी जितना भी क्वेश्चन है आसान है। और एक क्वेश्चन जो फंक्शन से बोल रहे हैं, रिलेशन फंक्शन चैप्टर से। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स क्यू का होल टू द पावर 1/3, देन फाइंड एफ कॉम्पोजिशन एफ। इसको हल कर पाओगे? कितना आंसर होगा एफ कॉम्पोजिशन एफ? एक्स। एक्स होगा ना, हो गया सॉल्व। यस सर। गुड, तो एफ कॉम्पोजिशन एफ दिस इक्वल्स टू एक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब तुम लोग कर चुके हो तो और क्या है। और देखो आगे बाकी सिमेट्रिक रिलेशन फंक्शन से जितना भी क्वेश्चन है वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है x टू दी पावर 4 है, वो एनसीईआरटी किताब के एग्जाम्पल में है क्वेश्चन। तो थोड़ा किताब में देखो वो भी आंसर मिल जाएगा। और एक है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइज दैट आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है कि कुछ भी नहीं है वो चेक करना है। तो फंक्शन देखो, जब भी हम लोग को ये ध्यान देना है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, जो डोमेन और को डोमेन देखना है। डोमेन देखो रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, तो फंक्शन ऑलवेज ऑटोमेटिक 1 1 और ऑन टू हो ही जाता है। क्योंकि जो दिक्कत कब होता है, जब नेचुरल नंबर सेट होता है। जैसे मान लो अभी ये नेचुरल नंबर है, डोमेन और को डोमेन नेचुरल नंबर है, तो 1 1 होगा ठीक है, बट ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 3x लिखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा y/3। तो हर टाइम के लिए नेचुरल नंबर होगा ये वाला, जो 3 से मल्टीपल है उसी नंबर के लिए नेचुरल नंबर है, उसी टाइम के लिए, दूसरा किसी नंबर के लिए नहीं है नेचुरल नंबर। कोई भी y उठा लो नेचुरल नंबर, 2 ही उठा लेते हैं, तो 2 लेंगे y तो 2/3, ये नेचुरल नंबर है नहीं ना। तो इसी चलते नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डोमेन और को डोमेन होता तो ऑन टू नहीं होगा, और रियल नंबर है तो ऑन टू होगा ही होगा, ऑन टू है फंक्शन। तो चेक करना है, फर्स्ट चेक कर लेना है डोमेन और को डोमेन क्या है मेरा। डोमेन को डोमेन है रियल नंबर तो 1 1 ऑन टू होगा ही होगा, और नेचुरल नंबर है तो हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, इंटीजर होगा कि नहीं होगा। तो डोमेन और को डोमेन के आधार पर को चेक करना है कि फंक्शन क्या हो सकता है। बाकी क्वेश्चन हो ही गया है मैक्सिमम तुम लोगों का। और ये वाला जानते हो ना कि A इज ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर, देन मॉड K दिस इक्वल्स टू डिटरमिनेंट K इक्वल्स टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ K into A, K is a constant real number, then this equals to KQ into mod डिटरमिनेंट A होता है। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज हमारी में है, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन को देखो थोड़ा। और एनसीईआरटी किताब में हर चैप्टर का जो समरी पोर्शन है उसको देखो, उसमें फॉर्मूला सब फॉर्मूला एक साथ है, उसको एक बार रिवाइज करने के पहले, चैप्टर के एक्सरसाइज रिवाइज करने के पहले वो वाला एक बार देख लो पूरा चैप्टर का,
तो क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या उसमें सूत्र है, क्या कंडीशन है, क्या थ्योरी है, पता चल जाएगा पहले। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर का जो भी है वो थियोरेटिकल है। देखो है, एकदम आसान है, थियोरेटिकल है। तो काल से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मॉडल पेपर, किसी को कुछ भी दिक्कत होगा किसी भी जगह में तो कभी भी क्लास में पूछ सकते हो, और आगे मॉडल पेपर कराने की जरूरत नहीं है, हो गया है तुम लोगों का मैक्सिमम सॉल्व है, क्लास में भी हो गया है, अपने से भी कर लियो मैक्सिमम। तो चलो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। बाय सर।